हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 के पीवाईक्यू क्वेश्चन को, जो कि पेपर सेट है हमारा 56 से 33 हमारा पेपर का सेट है। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने 56 से 1 और 56 से 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, और उससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ 56 से 1 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिर से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। जिसमें से जो 14 है हमारे, वो तो हमारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, और जो 15 से 18 तक है वो हमारे रीजन और असर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए आप सभी लोग उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनोन्शियमर। यहाँ पे हमको 4 प्रॉपर्टी दी गई है इनोन्शियमर की, और हमको बताना है कि उसमें से कौन सा इनोन्शियमर की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो इनोन्शियमर क्या होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं उनको बोलते हैं हम इनोन्शियमर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है CHO, OH, H एंड CH2OH। उसके बाद जब इसका हम रोटेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा H, यहाँ पे हो गया हमारा H एंड ये हो गया हमारा CH2OH। तो इसको बोलते हैं हम D फॉर्म और इसको बोलते हैं हम L फॉर्म। यानी ये तो हो गया हमारा रिटेंशन और ये हो गया हमारा इन्वर्जन। जब हम इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एक मिरर इमेज रखते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, यानी एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो डेंसिटी होती है वो भी, दोनों मॉलिक्यूल की वो भी डेंसिटी सेम होती है, और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी सेम होता है, और जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, यानी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं डिफरेंट कंपाउंड के लिए, वो भी सेम होती है। बट जो इनका रोटेशन होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। सपोज इसका रोटेशन राइट साइड होगा, तो जो एल है उसका रोटेशन लेफ्ट साइड होता है। सपोज इसका रोटेशन लेफ्ट साइड है, तो इसका क्या होगा? राइट साइड को होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? रॉन्ग आंसर है। तो दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इनोन्शियमर से रिलेटेड पॉइंट। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे हमारा, जो कि हमारा अल्कोहल एंड फिनॉल वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन है यहाँ पे, एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमको बताना है कि जो एस्पिरिन है उसको हम कौन से कंपाउंड के एसिटाइलेशन से ऑब्टेन्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो उसको हम ऑब्टेन्ड करते हैं वो होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। वो क्या होता है? हमारा सैलिसिलिक एसिड। इसमें सबसे पहले हम जो हमको रायमेटिमर रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है, उसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, तो वहाँ से हमको एस्पिरिन ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, ये हो गया हमारा बेंजीन और ये हो गया हमारा फिनॉल, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसके OH ग्रुप, COH ग्रुप। जैसे हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, जैसे CH3COCH3, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, इसके ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, तो यहाँ से हमारा O ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो O ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा H भी रिमूव होगा, तो यहाँ से हमारा एसिटिक एसिड तो रिमूव हो गया, CH3COH इतना पार्ट रिमूव हो गया, तो बचा कितना? ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OOH यानी बेंजोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे होगा OCOCH3, तो इसको बोलते हैं हम एस्पिरिन। इसको क्या बोलते हैं हम? एस्पिरिन। तो ये किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है? ये ऑब्टेन्ड हो रहा है हमारा सैलिसिलिक एसिड से। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सैलिसिलिक एसिड का है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको अल्डिहाइड और कीटोन के अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, उनकी यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। ये क्वेश्चन लास्ट वाले जो हमारा 56 से 2 पेपर सेट था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि देखो, जो अल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो अल्डिहाइड है उसके पास क्या होता है? एक फ्री हाइड्रोजन होता है, यानी इसमें बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि जो हमारा कीटोन है, सपोज ये हमारा प्रोपेनॉन है, इस पर क्या होता है? दोनों बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो इससे हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें अटैक डिफिकल्टी करता है और इसमें अटैक ईजिली कर जाता है।
तो और जो हमारा एल्डिहाइड है इसमें भी अगर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अटैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल ये क्या हमारा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इजीली इस कार्बोनिल कार्बन पे इजीली अटैक कर जाता है। तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड में, ऑप्शन ए, और उसके बाद हो गया हमारा दूसरा में एसिटाल्डिहाइड में, और तीसरा हो गया इसमें कीटोन में। को कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये हर बार के पेपर सेट में पूछा गया है, चाहे 5611 हो या 5622 हो या 5633 वाला हो, ये वाला। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ये हमारा एमाइन वाले टॉपिक से है। तो मैंने बताया था कि देखो जो अल्काइल अमीन होते हैं उनकी बेसिसिटी अराइल अमीन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो अल्काइल अमीन है, सपोज ये हमारा अल्काइल अमीन है, तो यहाँ पे क्या हमारा ये आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। और जो सपोज ये हमारा क्या है, यहाँ पे अराइल अमीन है यानी एनिलीन है, तो एनिलीन में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अल्काइल अमीन होते हैं उनकी बेसिसिटी एज कंपेरिजन टू अराइल अमीन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, और ये CH3 ग्रुप भी इसको डोनेट कर रहा है, यानी इसका फिलहाल ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है, और जो NO2 ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। इससे क्या होगा, इसके विड्रॉइंग पावर, इससे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपने डोनेट कर रहा है, तो इससे भी क्या होगा, इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लोकलाइज्ड है, यानी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो इससे इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ओनली ग्लूकोज को देता है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो हमारा ग्लूकोज किसका होता है, वो ग्लूकोज होता है हमारा पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी उसमें ओनली हमारा ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्योंकि जो ग्लूकोज स्टार्च है उसमें ओनली अल्फा डी ग्लूकोज ही प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन वो माल्टोज भी होता है, तो माल्टोज भी इसका क्या था, राइट आंसर था। क्यों? क्योंकि जो माल्टोज है उसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा दोनों वो माल्टोज ही प्रेजेंट होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, माल्टोज में। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा बीटा डी गलैक्टोज, एक तो होता है हमारा बीटा डी गलैक्टोज, और दूसरा होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद थर्ड है यहाँ पे सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, एक तो होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा होता है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। ये हो गया इसके अलग अलग कंपोनेंट। और यहाँ पे लिंकेज भी पूछ देता है कि कौन से कार्बन में कौन से कार्बन के बीच यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्च है उसमें C1 और C2 की लिंकेज होती है, यानी कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच लिंकेज होती है। और जो लैक्टोज है इसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज होती है। और जो माल्टोज है इसमें कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। यहाँ पे हमको अलग अलग विटामिन दिए गए हैं, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन में ओनली 2 विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक तो होता है हमारा विटामिन बी एंड विटामिन सी। और जितने भी हमारे अदर विटामिन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, यानी फैट सोल्यूबल होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये तो सभी होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। और ये सभी क्या होते हैं हमारे, बी और सी क्या होते हैं, ये हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।
उसके बाद यहाँ पे देखो और क्वेश्चन नंबर 7 है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन इज सेम एज द रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से रिएक्शन की रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू कॉल-राउस लॉ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइज के लिए एक इक्वेशन दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस कंडक्टिविटी अपॉन स्क्वायर यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड ट्रू, इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइज के केस में जब हम ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ग्राफ खींचते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन के परसेंटेज में। तो हम सभी जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन और डायलूशन है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे अपोजिट होते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन इस साइड को इंक्रीज हो रहा है तो डायलूशन किस साइड को इंक्रीज होगा, डायलूशन इस साइड को इंक्रीज होता है। तो इसमें एक हमको ग्राफ ऑब्टेंड होता है सीधे इस टाइप का, क्योंकि यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डायलूशन यहाँ को इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसका कंसंट्रेशन जीरो होगा तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इन्फिनिट पे ज़्यादा हो जाती है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना रखना चाहिए हमको, इसका कंसंट्रेशन हमको जीरो रखना है और जो उसका कंडक्टिविटी होगा उसको कितना रखना है, यानी डायलूशन कितना रखना है, डायलूशन को यहाँ पे इन्फिनाइट रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एन आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड 18। यहाँ पे हमको आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन दिया गया, उसमें से बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होता है जब हमको दो अदर लिक्विड दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आइसोट्रोपिक लिक्विड क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फेस एज वेल एज वेपर फेस में सेम होता है, उनको बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक मिक्सचर। किसका, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फेस और वेपर फेस में सेम होता है और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे टू टाइप के आइसोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव, ये, और जो हमारा आइसोट्रोपिक मिक्सचर है ये हमारे नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो होते हैं। और इसमें भी हम एक टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसमें आइसोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है, और जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें आइसोट्रोपिक मिक्सचर हमारा कम होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी नेगेटिव डेविएशन रहता है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे जो अदर लिक्विड होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे पूछता है कि आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लेस देन, तो अगर यहाँ पे लेस पूछता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे होता है हमारा जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज टू फाइंड मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। तो ये क्वेश्चन हमारे जो हमने 56.11 में भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर का यूज हम मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, उसमें से बताना है कि किस ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेज सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमको अलग अलग एलिमेंट दिए हैं, जैसे 3d3 4s2। तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा वैनेडियम का, और सेकंड है हमारा 3d5 4s1 यानी ये हो गया हमारा क्रोमियम का, और 6 है यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे 3d6 4s2 ये हो गया हमारा आयरन का, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 3d5 4s1 ये हमारा मैग्नीज का। तो हम सभी जानते हैं कि 3d सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी मैग्नीज वाले एलिमेंट की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मनी आयन आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स NiCH3 का होल 6 एंड Cl2। यहाँ पे हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया है
NH3 एंड Cl2। तो यहाँ पे बताना है कि जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हमको ऑब्टेंड होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा NH3 और ना +2, और एक दो मॉलिक्यूल हमको, 2 आयन हमको क्लोरीन से ऑब्टेंड होते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ए हो गया, और 2 हो गया हमारा, 2 यहाँ से ऑब्टेंड हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 = 3। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ए लिगेंड। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन लिगेंड को शो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये तो लिगेंड होता है। अमोनिया भी हमारा, जिसको हम बोलते हैं एमीन, ये भी क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। और जो हमारा H2O जिसको बोलते हैं हम एक्वा, ये भी क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। बट हमारा NH4 कोई भी लिगेंड नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल हो गया। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वही होता है जहाँ पे एक तो हमारा, तो यहाँ पे जो भी हमारा बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेंड होता है। यानी जहाँ पे क्या होता है, डोनेटिंग साइड, जहाँ पे डोनेटिंग साइड मोर देन टू या मोर देन टू होते हैं, वहाँ पे हमारे क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमारा कार्बोक्सिलेटो आयन है, यानी C+O और कार्बन नेगेटिव एंड C+O। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, ये दोनों साइड से मेटल आयन को, ये दोनों साइड से क्या कर रहा है, इस कार्बन से भी इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका एक मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिया है, यानी ये तीनों साइड से, तीनों यानी 6 साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यही क्या होगा, हमारा सबसे मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और जो हमारा साइनाइड है वो ओनली 1 साइड से लिगेंड को डोनेट करेगा, और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी 1 साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जो यहाँ पे हमारा H2O यानी एक्वा, वो भी 1 साइड को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो मोस्ट स्टेबल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा 15 से 18 क्वेश्चन जो कि हमारे असर्शन और रीजन पर बेस्ड होते हैं। इसमें हमको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है उसमें हमको बताना पड़ता है कि जो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। एक तो ऑप्शन ये होता है, और दूसरा होता है हमारा जो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट जो आर है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और जो तीसरा है वो ऑप्शन होता है हमारा ए तो सही है और आर गलत है, और चौथा होता है हमारा एक गलत है और चौथा सही है, यानी आर सही है। तो यहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आर ऑलवेज सेम, ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। क्यों, जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है वो सेम हो सकते हैं, बट हमेशा सेम नहीं हो। यहाँ पे ऑलवेज शब्द से क्या हो गया, आंसर रॉन्ग हो गया। ऑर्डर क्या होता है, देखो सपोज ये कोई हमारा रिएक्शन है, सपोज ए की पावर x और b की पावर y, तो यहाँ पे जो इसके कंसंट्रेशन के पावर में है, सपोज कंसंट्रेशन के पावर में क्या है यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के पावर में जो भी हमारे पावर है इनको बोलते हैं हम ऑर्डर। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यहाँ पे कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है, x और y, तो इसमें जो पावर है इनको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है कितने मॉलिक्यूल ऑफ आयन उसमें रिएक्टेंट में, कितने मॉलिक्यूल ऑफ आयन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ये हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सेम होती है, बट हमेशा वो सेम नहीं होते। यहाँ पे ऑलवेज शब्द से क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे रीजन वाला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड स्लोएस्ट स्टेप विद द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है, यानी असर्शन तो हमारा गलत है और रीजन क्या हमारा सही है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको हम सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप में लिखते हैं। उसके बाद ही उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होते हैं वही क्या होते हैं, हमारी RDS यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही हम उसको बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्स है और डी
आर क्या हमारा सही है। ठीक, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड 16 क्वेश्चन है यहाँ पे। जब हम इलेक्ट्रोलाइस का इनिशियल सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो हमारे क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पे लिबरेट होती है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है, यानी रीजन तो इसका असर्शन इसका सही है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड में कह रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड रिक्वायर ओवर पोटेंशियल। तो ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसको ज़्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 17 है, वो पूछ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडोएथेन इज ईजियर देन क्लोरोएथेन। तो आयोडोएथेन क्या होता है, CH3CH2I, उसके बाद CH3CH2Cl। तो यहाँ पे जो हम सभी जानते हैं कि देखो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही ईजी होता है। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है और क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, तो ये वाला बॉन्ड हमारा ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें आसानी से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसमें साइज तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि देखो जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है वो कम है एज कंपेरिजन टू कार्बन और आयोडीन, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत। तो यहाँ पे देखो असर्शन तो सही है और रीजन क्या है इसका गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 18 वाला, उसमें हमसे पूछ रहा है कि जो जिंक है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जो 3d10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। जैसे जिंक हो गया, कार्डियम हो गया और मरकरी हो गया। जिंक, कार्डियम एंड मरकरी, ये तीनों क्या होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ये ओनली इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं कम्प्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, तभी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर कह रहा है इन जिंक 3d ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फील्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा 3d10 4s2। तो इसका क्या हो रहा है, देखो इसके ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हमारे कम्प्लीटली फील्ड है, तभी हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, इसको हम ओनली डी ब्लॉक के एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।